नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में कृषि उपज बेचने की एक खास व्यवस्था पर, सहकारी कृषि विपणन, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अक्सर हम सुनते हैं किसानों को दाम सही नहीं मिलते, बिचौलिए बहुत हैं। तो ये जो सहकारी समितियां हैं, क्या ये वाकई हल हैं? आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ अकादमिक लेखों के अंश हैं और कोशिश करेंगे समझने की कि ये समितियां हैं क्या, कैसे काम करती हैं, इनका सफर कैसा रहा है और क्या रुकावटें आई हैं इनके रास्ते में। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये समितियां किसानों ने ही शुरू की हैं। अच्छा। खुद के लिए। मतलब ये वॉलंटरी संस्थाएं हैं और इनका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि अगर किसान मिलके बेचें तो ताकत बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है और उम्मीद है कि उन्हें बेहतर दाम मिले। तो ये सामूहिक मोल भाव की ताकत ये काम कैसे करती है असल में? मतलब ये समितियां क्या सिर्फ माल इकट्ठा करके बेच देती हैं या और भी कुछ है? नहीं, बेचने से कहीं ज्यादा है। हाँ। उपज जमा करना, साथ में बेचना और बिचौलियों को हटाना, ये तो कोर काम है। और कंट्रोल, जैसा आपने कहा, किसानों के हाथ में। एक मेंबर एक वोट वाला सिद्धांत। और जो मुनाफा है वो जिसने जितनी उपज दी उस हिसाब से बढ़ जाता है जी। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे कि भंडारण की अच्छी सुविधा देना, वेयर हाउसिंग। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर उपज के बदले किसानों को लोन देना ताकि उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने पर एकदम से कम दाम पर फसल न बेचनी पड़े। राइट। और अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, खाद हैं, वो भी उपलब्ध कराना इनके कामों में शामिल है। अच्छा, तो ये काफी सारे काम संभालती हैं। ये सिस्टम भारत में शुरू कब हुआ, मतलब कितना पुराना है ये? देखिए, कानूनी तौर पे अगर देखें तो 1912 का एक एक्ट था। अच्छा, काफी पुराना। हाँ। और पहली जो सहकारी समिति बनी वो हुबली में बनी थी 1915 में। ओके। फिर कई सरकारी कमेटियां बनी, जैसे रॉयल कमीशन 1928 में। उन्होंने भी कहा कि हाँ, ऐसी समितियों की जरूरत है। पर इसमें एक दिलचस्प बात है। 1954 में एक बड़ी सर्वे रिपोर्ट आई थी, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति। उसने साफ साफ कहा कि तब तक जो समितियां थीं वो ज्यादातर मतलब फेल रही थीं। उनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक था। अरे, तो मतलब शुरू से ही दिक्कतें थीं? हाँ, कह सकते हैं। शायद इसी रिपोर्ट के बाद थोड़ी ज्यादा गंभीरता आई और फिर 1958 में राष्ट्रीय स्तर पर नैफेड बना। नैफेड? हाँ, इसका जिक्र होता रहता है। तो ये टॉप बॉडी है? जी, नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। ठीक है। तो ये जो संरचना है ये कैसी है, मतलब गांव से लेके ऊपर तक? आमतौर पर 2 या 3 लेवल होते हैं। सबसे नीचे गांव या ब्लॉक लेवल पर प्राथमिक समितियां, फिर कुछ राज्यों में जिला स्तर पर भी होती हैं और फिर राज्य स्तर पर फेडरेशन या महासंघ। और सबसे ऊपर नाफेड। हाँ, और इन सबको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जोड़ने का काम नाफेड करता है। अभी देखें तो देश में करीब 4000 से ज्यादा प्राथमिक समितियां हैं, फिर जिला लेवल पर और राज्य लेवल पर भी हैं। पर इनका असर, जैसा मैंने कहा, हर जगह एक जैसा नहीं है। हाँ, वो असर वाली बात पे आते हैं। अगर आंकड़ों में देखें तो कितनी तरक्की हुई है, कुछ अंदाजा? तरक्की तो हुई है, इसमें शक नहीं। जैसे अगर हम आजादी के बाद देखें 50s में तो करीब 50-60 करोड़ रुपए की उपज इनके जरिए बिकती थी। और 90s के शुरुआत तक आते आते ये आंकड़ा करीब 7-8 हजार 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ उपज ही नहीं, जो खेती के लिए इनपुट लगते हैं, खाद, बीज वगैरह, उनका वितरण भी इन समितियों ने काफी बढ़ाया। वो भी कुछ 30-40 करोड़ से बढ़कर 2400 करोड़ के पार चला गया था 90s तक। स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी। ये आंकड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। फिर भी अक्सर ये बात क्यों उठती है कि इनका असर उतना नहीं है या ये उतनी सफल नहीं हुई हैं? हाँ, यहीं पर वो पेंच है। ये जो करीब 7,900 करोड़ का आंकड़ा हमने देखा 90s का, वो उस समय देश के कुल कृषि उपज की जो बिक्री थी, उसका सिर्फ 8 से 10% ही था। क्या सिर्फ 8-10%? हाँ, बस इतना ही। तो मतलब एक बड़ा हिस्सा अभी भी इनके दायरे से बाहर था। लेकिन कुछ खास सेक्टर्स में तो ये बहुत सफल हैं, है ना? जैसे दूध का सुनते हैं हम। बिल्कुल। दूध यानी डेयरी सेक्टर और गन्ना, इन 2 में सहकारी मॉडल कमाल का सफल रहा है। अमूल का उदाहरण तो सब जानते हैं। हाँ, अमूल तो क्लासिक केस है। और गन्ना किसानों की सहकारी चीनी मिलें, वो देश का लगभग 60% चीनी उत्पादन करती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में इनका बहुत दबदबा है। अच्छा, 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन दिक्कत यह है कि बाकी फसलों में और ज्यादातर राज्यों में इनका असर बहुत ही सीमित है।
तो सवाल वहीं आ जाता है, इतनी संभावना के बाद भी ओवरऑल सिर्फ 10% क्यों? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो क्या वजह रही इसके पीछे? क्यों ये ज्यादातर किसानों तक नहीं पहुंच पाई? वजह कई हैं और काफी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। एक तो कई समितियां असल में गांव में होती ही नहीं, वो पास के कस्बे या मंडी टाउन में होती हैं। किसान के लिए वहां तक पहुंचना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। लॉजिस्टिक्स की दिक्कत। बिल्कुल। फिर किसान अक्सर गांव के व्यापारी या आड़ती से कर्ज लेता है। हाँ, ये तो आम बात है। और फिर वो एक तरह से बंध जाता है कि फसल उसी को बेचेगा। उसे फसल कटते ही फौरन कैश चाहिए होता है। समिति शायद उतनी जल्दी पैसा ना दे पाए। अच्छा, पेमेंट में देरी भी एक मुद्दा है। हाँ, फिर सदस्यों में वो सहकारी भावना, वो आपसी भरोसे की भी कई बार कमी दिखती है। समितियों के पास फंड की कमी, गोदामों की कमी, और शायद मैनेजमेंट भी बड़ा फैक्टर है। यानी कई सारी जमीनी दिक्कतें हैं। तो इनको ठीक करने के लिए, इनको मजबूत बनाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं? सुझाव भी इन्हीं दिक्कतों को एड्रेस करते हैं। जैसे समितियों का जो ऑपरेशन का एरिया है वो इतना बड़ा हो कि वो आर्थिक रूप से वायबल रहें, चल सकें। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बेहतर हों, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, स्टाफ को ट्रेनिंग मिले, और एक बहुत जरूरी सुझाव, किसानों को जो कर्ज मिलता है उसको उपज की बिक्री से जोड़ा जाए। मतलब समिति लोन दे और उपज भी खरीदे। अच्छा, ताकि वो व्यापारी के चंगुल से निकल सकें। एग्जैक्टली। और हाँ, सरकारी दखलंदाजी कम हो, थोड़ी ऑटोनॉमी मिले इनको, ये भी एक कॉमन सुझाव रहा है। और इसमें ये जो राष्ट्रीय संस्था है नाफेड, इसकी क्या भूमिका रहती है? आपने जिक्र किया था इसका। हाँ, नाफेड की भूमिका अहम है, खासकर बड़े लेवल पर। ये राज्यों के बीच व्यापार को आसान बनाता है, इंटरस्टेट ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी मदद करता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, सरकार की जो प्राइस सपोर्ट स्कीम्स होती हैं, एमएसपी वाली। हाँ, जैसे दालों के लिए, तिलहन के लिए, जब बाजार में दाम बहुत गिर जाते हैं तो सरकार एमएसपी पर खरीद करती है। उस खरीद को करने वाली मुख्य एजेंसियों में से एक नाफेड है। अच्छा, तो ये किसानों को एक तरह का सेफ्टी नेट देता है। कोशिश यही है, मकसद यही है कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान न हो और बाजार में भी थोड़ी स्थिरता बनी रहे। हालांकि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का फायदा सब तक पहुंचाना वो अपने आप में एक अलग चुनौती है। वो तो है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ये तस्वीर बनती है कि सहकारी कृषि विपणन में क्षमता तो बहुत है। हाँ, पोटेंशियल तो जबरदस्त है। किसानों की आय बढ़ाने की, उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने की ताकत है इसमें, जैसा हमने दूध और गन्ने में देखा भी। बिल्कुल, वो सफलता के उदाहरण है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, कई वजहों से, चाहे वो किसानों की पूरी भागीदारी ना हो या फंड्स की कमी हो या मैनेजमेंट की दिक्कतें हों, ये समितियां अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं और इनका दायरा अभी भी काफी हद तक सीमित है। ये चर्चा वाकई एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज जैसे तकनीक बदल रही है, स्टार्टअप्स का जमाना है, सरकार भी कह रही है कि नियंत्रण कम करेंगे, तो क्या भविष्य में किसानों के नेतृत्व वाली, ज्यादा आजाद, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सहकारी समितियों का कोई नया रूप उभर सकता है जो ये पुरानी चुनौतियों को पार कर सकें? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ